अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक नई अपनी ऑनलाइन क्लास में मुलाकात कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे पिंग कर दें ताकि हम अपने सेशन का आगाज़ कर सकें। लेट मी मैसेज हिम मीनवाइल। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ पिंग कर दें। मीनवाइल कुछ लोगों का वेट करते हैं जब तक कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देन वी कैन स्टार्ट आवर सेशन टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ लें आज पहले, ताकि हम अपना जो है आज सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें। पहले क्वेश्चन आंसर कर लें, देन हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलें। जी ठीक है, आवाज़ आ रही है हिमायत? लास्ट वीक मैंने कोई असाइनमेंट शेयर नहीं की थी, लेकिन इस वीक से जो है असाइनमेंट आ जाएगी रिएक्ट की। फर्स्ट रिएक्ट की असाइनमेंट हम करेंगे। आसान काम होगा, कोई लॉजिक नहीं परफॉर्म करनी हमें। एक टेम्पलेट जैसे हमने एक दफ़ा कुबरनेटिस की साइट को डिज़ाइन किया था बूटस्ट्रैप के अंदर, इसी तरह आज मैं आपको बूटस्ट्रैप लगाना सिखा देता हूँ, या बूटस्ट्रैप से रिलेटेड ही एक और है फ्रेमवर्क मटेरियलाइज सीएसएस, वो मैं लगाना आपको सिखा देता हूँ कि कैसे लगता है वो। देन आपने क्या करना है, उसको यूज़ करते हुए आज मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूँगा एक, वो वेब पेज आपने डिज़ाइन करना है रिएक्ट के साथ। डेफ़िनेटली वो वेब पेज डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए, हेडर, फुटर लेता से बनना चाहिए उसका। देन उसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके लिए हम लेता से एक कंपोनेंट बनाएँगे, देन उसको जो है हम यूज़ करेंगे। जिस स्टेट के ऊपर आज हम दोबारा से हमारा आज का टॉपिक ही ओनली स्टेट है, और इसी को हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए आज। और कल तक हम एक टू डू ऐप बनाएंगे क्लास के अंदर ही, कुछ आज बनाएंगे कुछ कल को बनाएंगे। उस टू डू ऐप के थ्रू हम सारा कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे रिएक्ट काम करता है। देन स्टेट का और प्रॉप्स वगैरह स्टेट्स वगैरह वो सारी क्लियरेंस आज कर लेंगे। देन हम आगे फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कल से। मैंने एक टेक्स्ट बुक आज शेयर की है आप लोगों के साथ। वो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और रेक्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो उसके साथ होंगे। उसके अलावा जो है आज हम अ, रेक्ट के जितने भी क्विज़ वगैरह होंगे उसके लिए वो टेक्स्ट बुक्स जो है उसको फॉलो करना है आपको। उसको भी रीड करना शुरू करें। हम जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो उसके अंदर उसकी सीक्वेंस आगे-पीछे हो सकती है, लेकिन हम वो सारे टॉपिक कवर कर लेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। 2-3 क्लासेस और लगेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं उसके सेक्शंस वो कवर हो जाएँगे। बाकी जो है अगर किसी चीज़ की कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही, वो पहले मुझे बताते हैं ताकि हम उस पे पहले डिस्कशन कर लें, फिर हम कंटिन्यू करें अपने आज के कोर्स को। स्टेट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊँगा। मीनवाइल देख लेंगे और क्या चीज़ है जो देखने वाली है। Number of languages and cultures, as well as being the most broad four seasons and possessing
अच्छा जी, उम्मीद है काफ़ी लोग जो हैं जॉइन कर सकें सर। इसमें हमें रेक्ट का समझने के अलावा कितने परसेंट लॉजिक लगानी पड़ेगी, जैसे इसके लिए क्या वैसे इसमें कुछ रिएक्ट की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे स्टेट है, प्रोब का कंसेप्ट है, गिनती की कुछ चीज़ें हैं 5-10 जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। बाकी जो है ये 100% जावास्क्रिप्ट ही है। इसमें वेरिएबल कैसे बनना है, इसमें लूप कैसे लगना है, मैप का क्या मतलब है, फॉर लूप किसे कहते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई है। अब हम डेफिनिटली वो सारी एफर्ट जहाँ रिएक्ट पे नहीं लगाएँगे। मैं ये अंडरस्टैंड करूँगा ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है। हमने टन्स ऑफ जो है प्रोग्राम किए हैं, उसका जो मेन फ़ोकस मेन रीज़न यही था प्रोग्राम करने का कि आपको टूल से फ़ैमिलियर हो जाएँ। ओके, मैं मैप लगाऊँ तो आपको पता लगे कि मैप क्या करता है, फ़िल्टर लगाऊँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो फ़िल्टर कैसे काम करता है, किस ऐरे पे लगता है, स्ट्रिंग पे लगता है, किस चीज़ पे लगता है, फ़िल्टर लगाने का मकसद क्या है, फ़िल्टर लगाने से हमें अचीव क्या होता है, मैप का क्या सीन है, वो कैसे लगता है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होनी चाहिए, यहाँ तक। रिएक्ट में हम क्या चीज़ डिफरेंसेस हैं, उनको हम देखते जाएँगे। बाकी जो है लेट्स सपोज़ सीएसएस में कोई कलर चेंज करना है, ये हमें ऑलरेडी आना चाहिए कैसे करना है, सही है? बस हम ये देखेंगे कि इसे सीएसएस को रिएक्ट में कैसे लगाना है। वो चीज़ हम डिफरेंस देख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के साथ। इसमें और कोई भी डिफरेंस जो है यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा जी। पहले मैं थोड़ी डिस्कशन जो है वो असाइनमेंट पे कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि असाइनमेंट क्या करनी है, देन फिर मैं हम कंटिन्यू करेंगे। एक जेंकिन साइट है, इस साइट का जो फर्स्ट पेज है यानी कि jenkins.io के ऊपर जाके रिफ्रेश करेंगे आप, ये साइट ओपन हो जाएगी। इस साइट के ऊपर ये जो फर्स्ट पेज है लाइक ये हेडर है इसका, ये फुटर है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, देन ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक वीडियो लगी है, ये कुछ सेक्शंस हैं, ये है, ये मेन इसका होम है, बटन्स लगे हैं 2। ये आपने ये फर्स्ट जो है इस वीक में इसे रिएक्ट के अंदर डिज़ाइन करना है, ये हमारा गोल है इस वीक का कि हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे रिएक्ट के अंदर, सही है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो इसको 6 बाय 6 कॉलम में डिवाइड कर लें तो हमारे लिए इसको डिज़ाइन करना आसान है। बूटस्ट्रैप बना-बनाया अपना स्लाइडर देता है वो लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 4 बाय 4 के कॉलम्स बना लेंगे 3 जिसके अंदर ये सेक्शंस बन जाएँगे। ये वीडियो का टैग नॉर्मली लगाएँगे तो ये लग जाएगा। इधर 4 बाय के 3 भी कॉलम बनाएँगे। यहाँ पे हम जो है कोई सेक्शंस ऐसा डिज़ाइन करेंगे। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपने सीखनी है, वो ये है कि हम कोड को यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो, ये पर्टिकुलर कोड और ये पर्टिकुलर कोड, ये सेम एज़ इट इज़ है, जस्ट आइकन चेंज हुआ है, टाइटल चेंज हुआ है, डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब हम इस सारी चीज़ को एक कंपोनेंट बनाएँगे, इस इतने हिस्से को और उस कंपोनेंट को 6 टाइम कॉल करेंगे। हमने देखा था ना एक कंपोनेंट बना के हम उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें ये कोड डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा। कोड एक जगह रहेगा, हम उस कंपोनेंट को एज़ अ प्रॉप क्या पास करेंगे, उसका आइकन
उसके टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, सही है? एक ही कंपोनेंट बनेगा, उसको ये सारी चीज़ें एज़ अ प्रॉप पास होंगी और वो उस प्रॉप से डाटा लेके उसको रेंडर कर देगा। आप 6 टाइम इसको कॉल करोगे तो वो 6 टाइम डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट चीज़ें शो करेगा क्योंकि हम उसको प्रॉप से वैल्यूज़ को लेंगे। यहाँ पे भी अगर देखो तो ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर ये तीनों देखो आप, तो इन तीनों को हमने 3 जगह नहीं बनाना, एक जगह बना के उसका जो है उसको रीयूजेबल बनाना है। इस असाइनमेंट का गोल ये है कि कंपोनेंट्स छोटे-छोटे बना के उनको रीयूजेबल बनाना। मैं इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स आपको बना के दूँगा अभी, उस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स को आप यूज़ करोगे और नेक्स्ट टाइम मैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको नहीं बना के दूँगा, नेक्स्ट टाइम आप खुद से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाओगे, सही है? मैं अभी पहले आपको इस फर्स्ट असाइनमेंट के लिए बना देता हूँ ताकि आपको माइंड सेटअप हो जाए कि रिएक्ट के अंदर डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। गॉट इट? अब डेफ़िनेटली ये देखो ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, यहाँ से लेके एक चीज़ें बस कंटेंट चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये एक जैसा है। तो हम इसको कोड को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसका एक कंपोनेंट बनाएँगे और उसको मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे। अ, अगर हम ये देखें तो इसमें जस्ट तस्वीरें हैं, ये तो वैसे भी लग जाएँगी तो ख़ैर है। ये चीज़ है देन फूटर बनाएँगे, सही है? ये चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ये मैं आपको पूरी एक पोस्ट बना के शेयर कर दूँगा कि असाइनमेंट क्या है। अभी के लिए आपने अंडरस्टैंड करना है इसको बनाना कैसे है रिएक्ट के अंदर, सही है? आप जो मैं स्टेप बताऊँगा, जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दूँगा, आपने उसी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करना है क्योंकि मैं वो स्टैंडर्ड आपको बताने लगा हूँ। जब भी आपको कोई पीएचडी मिलेगी, कोई डिज़ाइन मिलेगा, आपने सेम इसी वे में ही उसे डिज़ाइन करना है। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स जो हैं जितने अच्छे आप बनाएँगे, उतना अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी इन सारे चीज़ों की, सही है? अ, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी लेट्स स्टार्ट हियर मैं आपको लर्निंग के अंदर हम रिएक्ट सीख रहे थे और लर्न रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट 1 एंड सो ऑन हम यहाँ पे बनाते हैं रिएक्ट असाइनमेंट रिएक्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सही है? रिएक्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कि रिएक्ट के अंदर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये मेन चीज़ हम सीखने लगे हैं और कैसे हमने अ, हमारे पास अब ऑप्शन है इसको डिज़ाइन करने के लिए या तो हम नॉर्मल सारी सीएसएस खुद से करें या हमने देखा है कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें। या हमारे पास एक और ऑप्शन है बूटस्ट्रैप से मिलती-जुलती आसान-सी, इस असाइनमेंट में हम उसका भी इस्तेमाल करके उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखो इन टूल से मतलब नहीं है, हमें पता है कि लेआउट कैसे बनता है, हम वही उसी कांसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम टीएलयूएस, सीएसएस यूज़ कर लें या बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ होती है वो उसका लेआउट होता है और लेआउट दोनों में सेम रहता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके लेआउट में। जो लेआउट उसका है सेम वही लेआउट इसके अंदर भी काम करता है। हाँ, वही कॉलम्स बनते हैं एंड एवरीथिंग उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ग्रिड वैसे 6 बाय 6 के 12 कॉलम्स हैं। जस्ट डेफिनिटली क्लासेस के नाम थोड़े चेंज होंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप लोगों को डेफिनिटली चाहिए कि इसको एक्सप्लोर करें। कांसेप्ट सारे सेम है। आपने डेफिनिटली यहाँ से कोड कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है और उसको अपने हिसाब से चेंज करना है और क्लासेस के नाम ऐसे लिखने हैं। इसने कि लेट्स सपोज़ रो बनानी है हमें, कंटेनर बनाना है तो ऊपर एक कंटेनर की क्लास आ जाएगी, रो बनानी है रो की क्लास है, जैसे बूटस्ट्रैप में है, कॉलम बनाने हैं, इसका जस्ट क्लासेस के नाम चेंज हैं, स्मॉल पे 12 कॉलम बनाने हैं, S12 मीडियम में 4 बनाने हैं, M14 एंड 13 इस तरह करके जो है डिफरेंट कॉलम्स के इसने यहाँ पे डेमो भी दिया हुआ है, आप उससे देख के अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। नहीं तो आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है क्विकली, सही है? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे एक रिएक्ट का लेटेस्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था। अ, इसको उड़ा देते हैं हम ताकि रिएक्ट के साथ ही बनता है। npx create react app react फोल्डर अच्छा ये फ़ोल्डर जो स्ट्रक्चर हम सीखने लगे हैं ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इंटरनेशनली जो हम प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं मैं वो बताने लगा हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस कि कैसे फ़ोल्डर को स्ट्रक्चर करना है, सही है?
आपने कोशिश करनी है इसी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स के लेके इसको कॉपी कर लेना, मैं इसको गिटहब पे रख दूँगा आपके सामने। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाओगे प्रोजेक्ट तो इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है कि इस तरह से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर करना है अपने, कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं। मैं इस पर्टिकुलर लेके आपको बताता हूँ सारा। और आपको ऑलरेडी पता है कि मैं इन ऐसी वेबसाइट्स की तरफ क्यों जाता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि आप जब बना रहे होगे तो आप ये सारी चीज़ें लर्न करोगे यहाँ पे। जैसे हमने कुबरनिटीज़ के बारे में एक असाइनमेंट बनाई थी तो आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो गया कुबरनिटीज़ क्या होती है। इसी तरह जेंकिन्स की अब असाइनमेंट बनाने लगे हैं एज़ अ वेबसाइट, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जेंकिन करता क्या है? ये क्या है? ये टेक्स्ट क्या है? जब आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे, जब लिखोगे डेफ़िनेटली आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसी चीज़ें हैं। तो फ्यूचर में ये हम इन सारी चीज़ों को जब लर्न करेंगे आप लोग खुद से, डेफ़िनेटली ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप जब इनको एक्सप्लोर करोगे, तो आपको काफ़ी हद तक ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपने जब बनानी है असाइनमेंट, जब टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो गौर से उसको पढ़ना भी है कि वो क्या कह रहा है, ताकि आपको एटलीस्ट जे व्हाट इज़ जेंकिन इसका आंसर आपके पास हो। अ, हाँ जी, डाटा जेसन फॉर्मेट में रखेंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है सारा। अ, साथ-साथ आप मुझे कमेंट में फ़ॉलो-अप में लेते रहिएगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ बेटर। ये मैं कुछ रिज़्यूमे हैं उनको बंद कर लूँ। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं हमारा बन गया है, प्रोजेक्ट बन रहा है। क्विकली हम क्या करते हैं एक गिटहब के ऊपर बना लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, रिएक्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। ताकि मैं साथ ही पुश कर दूँ आपको बाद में ये ना इश्यू बने। इनिशियल कमिट। अब लोग अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो इधर देयर समथिंग वेंट रॉन्ग। उसकी रीज़न ये है कि इसने नोड मॉड्यूल को भी कर दिया है यहाँ पे कमिट आई गेस कर दिया है, तो वो मसला करेगा हमारे लिए, तो हम इस गिट को डिलीट करते हैं फिलहाल। प्रोजेक्ट को एक्स कोड में को ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में ताकि हम काम कर सकें उसके ऊपर। गिट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स तो था, फिर इसने कैसे कर दिया इसको? मैं इसको एक दफ़ा रख देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको फ़ॉलो में ले लें वहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर अब हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे देखने लगा, आपने गौर से देखना है, जिधर से आपको क ना कांसेप्ट समझ में आया आपने पूछ लेना है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपने वेबसाइट को देखना है, जो आपने डिज़ाइन करनी है। सही है, ये मैंने डिज़ाइन करनी है, ये मेरे सामने पड़ी है वेबसाइट। सबसे पहले इसमें देखना है कि नंबर ऑफ पेजेज़ कितने हैं, सही है? अच्छा जी, पेजेज़ का कैसे पता लगता है? ये एक पेज है, ये इसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, जो रूट पेज होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट का लैंडिंग पेज। ये एक पेज है, इसका लैंडिंग पेज है। फिर इसका एक पेज है ब्लॉग, वो कैसे खुल रहा है? साइट का /नोड, नोड से करके इसका ब्लॉग खुल रहा है, तो हम इसको इसका ब्लॉग पेज बोलेंगे। फिर इसका एक पेज है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक बुक, ये यहाँ पे खुल रहा है। देन कम्युनिटी के अंदर भी एक कम्युनिटी का इसका पेज है। यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे एक पेज है। अबाउट के अंदर जाएँ तो अबाउट का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है या पेज है, सही है? आपने क्या करना है कि सबसे पहले जाना है यहाँ सोर्स में और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है जिसको हम मॉड्यूल्स बोलेंगे। मॉड्यूल्स बोल दें या पेजेज़ बोल दें, अब दोनों ऑप्शंस हैं। मैं मॉड्यूल्स कहता होता हूँ,
फीचर्स वाइज और मॉड्यूल्स वाइज हम अपनी साइट को जो है वो डिवाइड करते हैं। जैसे मॉड्यूल्स के अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाना है, यहाँ पे आप आपने मॉड्यूल्स बनाने हैं। मेरे पास एक मॉड्यूल है लैंडिंग पेज, सही है? जिसके अंदर क्या होगा, ये सारा लैंडिंग पेज मेरे पास जो रूट पे ओपन है वो आ जाएगा। फिर एक मेरे पास मॉड्यूल है ब्लॉग का, तो ब्लॉग के अंदर मैं एक और बना दूंगा, मॉड्यूल के अंदर एक और बना दूंगा फोल्डर ब्लॉग्स, सही है? फिर मेरे पास एक मॉड्यूल है प्लगइन्स का, तो मैं उसका बना दूंगा प्लगइन्स। फिर मेरे पास पेज है अबाउट का, तो मैं एक बना दूंगा मॉड्यूल अबाउट, अबाउट अस या अबाउट, ओके। अब डेफिनेटली ये इतना काम हम कर चुके हैं कि एक मॉड्यूल्स का हमने फोल्डर बनाया और उसमें बाकी सारे। अब सोर्स के अंदर एक और हम बनाएंगे कंपोनेंट्स का। ये कंपोनेंट्स का फोल्डर वो कंपोनेंट हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जो कि शेयर्ड हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। तो हम इनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको कॉमन कंपोनेंट भी बोल सकते हो, शेयर्ड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, या ओनली कंपोनेंट बोल सकते हो। अभी के लिए मैं आपके लिए अगर अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो मैं इसको कॉमन कंपोनेंट्स कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो कि हर जगह यूज होते हैं, सही है? हाँ, और मॉड्यूल्स में क्या आएगा, फीचर्स आएंगे। जो फीचर्स हैं आपके, लाइक ब्लॉग का फीचर है, डॉक्यूमेंट का, और ये मेन रूट आएगा। लेट्स सपोज कि आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएं, तो ये कितने ज्यादा यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनेंगे। या कम्युनिटी के अंदर जाएं तो ये सारे इसके अंदर बनेंगे। अबाउट के अंदर जाएं तो ये सारे सिक्योरिटी, प्रेस, अवार्ड्स, ये इसके अंदर बनेंगे। तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हम अबाउट को कंप्लीट करते हैं। अबाउट के अंदर जाओगे तो अबाउट के अंदर आपने बनाना है सिक्योरिटी था फोल्डर, तो आपने अबाउट के अंदर जाके एक फोल्डर बनाए सिक्योरिटी डॉट, सिक्योरिटी का फोल्डर बन जाएगा। और उस सिक्योरिटी के अंदर, सॉरी मिस्टेक, और इसी के अंदर एक और फोल्डर हमें बनाना चाहिए प्रेस अवार्ड्स। इसी के अंदर हमें एक और भी बनाना चाहिए आर्ट वर्क। कि हम अपनी ऐप को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट हिस्सों में, ताकि हमें बाद में अंडरस्टैंडिंग हो। लेट्स सपोज मुझे पता है मुझे इसके कोड पे जाना वार्ड में, मैं क्या करूंगा कि मेरा मेजर मॉड्यूल अबाउट है, उसके अंदर जाऊंगा, उसके अंदर एक फोल्डर है वार्ड्स का, उसके अंदर चला जाऊंगा, सही है? जब हम इसके अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास अब आपने क्या करना है कि हर मॉड्यूल की लहदा-लहदा आपने बनानी है फाइल्स। लेट्स सपोज आर्ट वर्क है, तो यहाँ पे आप इन्हें एक इंडेक्स डॉट फाइल बना लें, इंडेक्स डॉट जेएस, जिसके अंदर आपका कंपोनेंट होगा। और दूसरी बना लें एक स्टाइल डॉट जेएस या सीएसएस, सही है? मैं प्रेफर करता हूँ जावास्क्रिप्ट को, स्टाइल डॉट जेएस बनाता हूँ मैं। आप यहाँ पे ये बना सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिक उसका जो भी कंपोनेंट होगा आप वो डिज़ाइन कर लें। लेट्स सपोज आर्ट वर्क, और उसके अंदर रिटर्न कर लें आर्ट वर्क को। कोई डिव है या कुछ भी आप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर डेफिनेटली आप जो सीएसएस है वो इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप स्टाइल डॉट सी एस एस को इस स्पेसिफिक कंपोनेंट की सी एस एस को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, ओके। और यहाँ पे इसको आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, ताकि आप इसको डिफरेंट जगह पे यूज कर सको। आर्ट वर्क, मेक सेंस? इसी तरह ये मैंने एक बनाया, इसी तरह हम बाकी सारे भी डिजाइन करेंगे। आर्ट वर्क का, अवार्ड्स का भी इसी तरह का डिजाइन करेंगे, सिक्योरिटी का भी इसी तरह डिजाइन करेंगे। अगर ब्लॉग में जाते हैं तो उसके भी जो सब पेजेस हैं उसको हम सारे ब्लॉग्स में बनाएंगे, गॉट इट? और इनके अंदर आपने क्या करना है, जो कॉमन कंपोनेंट्स के अंदर जो कंपोनेंट बनेंगे वो कॉमन्स बनेंगे। कैसे? लेट्स सपोज ये हेडर देख रहे हो या फूटर देख रहे हो, तो ये एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हर पेज पे आएगा। लेट्स सपोज मैं इधर चला जाता हूँ तो हेडर सेम रह रहा है, मैं इधर चला जाता हूँ तो हेडर सेम रहता है। इसमें एक चीज देखें, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे भी सेम है, और अगर मैं लैंडिंग पेज पे जाता हूँ यहाँ पे भी ये सेम कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल में नहीं रख सकते।
लेट्स सपोज़ मैं अबाउट में रखता हूँ तो अबाउट से जब लैंडिंग में यूज़ करूँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। तो ये अबाउट का कंपोनेंट है या इसका कंपोनेंट है? तो डेफ़िनेटली हमें इसे कॉमन में रखना है ताकि हम उसको कॉमन में इस्तेमाल कर सकें। कॉमन में भी कैसे रखना है, हम बनाएँगे हेडर डॉट जेएस, सॉरी हेडर डॉट हेडर का फ़ोल्डर बनाएँगे एक, और एक फुटर का कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो है वो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉग आइटम या ब्लॉग पोस्ट कह सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। और कौन-सा ऐसा कंपोनेंट जो कि रीयूजेबल हो रहा है डिफरेंट जगह में? ये कंपोनेंट रीयूजेबल आ रहा है और इसको भी आप कॉमन कंपोनेंट में बना सकते हो। लाइक फीचर आइटम, इसका नाम रख सकते हैं आप, फीचर आइटम, ठीक है। ये एक फीचर हमारा है, ये इसके फीचर्स हैं, उसमें से एक आइटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर। मॉड्यूल्स हो गए हमारे, कॉमन कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास, देन ये मेरा ख़्याल है कि उधर नहीं जाएगा, इसलिए मैं क्विकली क्या करता हूँ, इनकी फ़ाइलें बना लेता हूँ। नॉर्मली हम स्टाइल डॉट जेएस फ़ाइल बनाते हैं, क्योंकि मैं जेएस के अंदर स्टाइल करना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, रेदर दैन के अ, ये मैं इधर जस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास कमिट में ये चला जाए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जावास्क्रिप्ट फ़ाइल में स्टाइल लिखना चाहते हो या स्टाइल जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाहते हो या सीएसएस लिखना चाहते हो। सीएसएस में लिखना है तो इसकी एक्सटेंशन सीएसएस कर दो। आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे जो है इसको ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा जावास्क्रिप्ट में स्टाइल लिखना में मज़ा आता है, तो मैं इसलिए वो यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, मॉड्यूल में हमने आर्टवर्क में लिख दिया था, अवार्ड्स में भी ऐसे ही करेंगे हम इंडेक्स.जेएस और स्टाइल.जेएस, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे इंडेक्स.जेएस और स्टाइल.जेएस। जस्ट ये कमिट करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे आप नॉर्मली अपने कंपोनेंट्स बनाओगे और उनको डिज़ाइन करोगे, ठीक है? लेट्स सपोज़ इसमें अगर कोई ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है ब्लॉक के अंदर सीधा डायरेक्टली है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। मतलब एक ही कंपोनेंट लेट्स सपोज़ यहाँ पे कोई हम ढूँढ लेते हैं जैसे प्लगइन्स हैं, तो प्लगइन्स में मज़ीद और कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक पेज है। तो इस प्लगइन के पेज को हम वैसे बनाएँगे सिंपल इंडेक्स और वो करके। लेकिन ब्लॉग में भी और कोई पेज नहीं है, डायरेक्टली पेज है तो आप इसको भी डायरेक्ट बना सकते हो। सही है? और लैंडिंग पेज में भी और कोई कंपोनेंट नहीं है, अगर हों तो हम उनको भी बनाएँगे। और यहाँ पे सिंपली लैंडिंग पेज का बना लिया हमने स्टाइल मेन रूट कंपोनेंट, जो कि लैंडिंग पेज को रिप्रेज़ेंट करेगा, और प्लगइन का भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है? यहाँ पे अब लेट्स सपोज़ लैंडिंग पेज के ऊपर हम आते हैं। अब लैंडिंग पेज को भी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब कंपोनेंट्स में। कैसे? अगर हम लैंडिंग पेज पे आए हैं, तो ये एक छोटा-सा कंपोनेंट बना सकते हैं। लैंडिंग पेज आप कह लें इसको कि मेन डिस्क्रिप्शन या मेन हेडर, लैंडिंग पेज हेडर, सही है? उसके लिए आप लैदा से एक फ़ाइल बना लें यहाँ lada.js, उसमें इसको लैदा डिज़ाइन कर लें इस पूरे सेक्शंस को, ताकि आपको इसे डिबग करना आसान हो। इसला स्लाइडर है, तो लैंडिंग क्योंकि ये लैंडिंग पेज का स्लाइडर है, अगर ये कॉमन होता डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो हमें इसे कहाँ बनाना था, रूट पे, यहाँ पे कॉमन कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स में यूज़ हो रहा है। चूँकि अभी एक जगह पे हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे बना लेंगे। फीचर्स की आइटम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये वीडियो टैग हम वहीं लगा देंगे। इसके लिए भी आइटम्स हम कॉमन शेयर्ड कंपोनेंट में बना सकते हैं, ताकि ये मल्टीपल जगह पे यूज़ किया जा सके। सही है? इसको हम इवेंट आइटम कह सकते हैं। यहाँ पे बना सकते हैं इसको इवेंट आइटम, सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं।
यहाँ से आप करें तो ये ज़रा उसमें आ जाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। इवेंट आइटम, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे index.js। अच्छा जी, ये सारे मॉड्यूल्स बन गए और कॉमन कंपोनेंट्स बन गए। अब हमने जो नेक्स्ट देखना है इसमें कि हम जो पिक्चर्स हैं डेफ़िनेटली ये वीडियो लगी है, ये एक पिक्चर है, ये लोगो है, ये कहाँ पे रखेंगे? ये पिक्चर्स के लिए हम बनाएँगे यहाँ पे रूट के ऊपर एक एसेट्स का फ़ोल्डर, ठीक है? उसके अंदर हम अपना ये डिफ़ाइन करेंगे अपने सारे एसेट्स। जितनी भी फाइलें-शाइलें होंगी वो हम सारी लेट्स सपोज़ अब लोगो है, वो आप रखना चाहते हो, तो अब हम डायरेक्टली रिएक्ट में लर्न रिएक्ट यहाँ पे इसके अंदर जाके हमने सोर्स में जाना है, सोर्स में एसेट में। तो यहाँ पे हम जब सेव करेंगे तो ये डेफ़िनेटली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी एसेट्स के अंदर। तो जितने भी एसेट्स हैं, पिक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, वो हम इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद हमने एसेट्स देख लिया, कॉमन कंपोनेंट मॉड्यूल जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे आ गईं। अब हमने जो रखनी है अपने एक हम बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स करके ना, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स। इसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं। लेट्स सपोज़ हम इसमें थीम डॉट जेएस डिफाइन करेंगे, ठीक है? कोई थीम हम रूट पे कलर्स डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे लाइक थीम, ताकि आप लेट्स सपोज़ कि आपका प्राइमरी कलर है, आप उसको एक ऑब्जेक्ट में बना लें, ताकि लेट्स सपोज़ क्लाइंट कल को कह देता है कि हमें ये कलर रेड से ब्लैक में करना है या ब्लैक से रेड में करना है, तो आप ये ओनली एक जगह पे चेंज करेंगे तो सब जगह पे प्राइमरी कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने किसी भी कॉमन कंपोनेंट में या फूटर में आपको इस स्टाइल की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप क्या करोगे इम्पोर्ट कहाँ से इम्पोर्ट करना है? कांस्टेंट से कांस्टेंट से थीम से और उसमें से हमें करना है थीम इंपोर्ट और हमें डेफ़िनेटली थीम को यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। यहाँ पे आएँगे फूटर में थीम हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप थीम डॉट प्राइमरी कलर करेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रेड आपको मिल जाएगा, जिधर भी आपने स्टाइल में लगाना है ये पर्टिकुलर कलर आप लगा सकते हो। सही? ताकि एक जगह से हमें कलर्स वगैरह मैनेज करना आसानी रह जाए। अ, उसके बाद ये छोटे-छोटे आइटम्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनमें कुछ ऐसी नहीं है। बाकी कुछ और हम फ़ोल्डर्स बनाते होते हैं, लेकिन वो लॉजिक के रिलेटेड हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाते होते हैं। एक उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, वो यहाँ पे आती हैं। लाइक स्टोर कॉन्फ़िगर करना है, कुछ भी एपीआई को कॉन्फ़िगर करना है, वो यहाँ पे हम अपने फ़ोल्डर बनाएँगे। इस तरह हम रिडक्स लगाएँगे, तो उसके लिए भी हम एक फ़ोल्डर बना देंगे। सही है? और इसमें बाकी फिर सारी लिनक्स की फाइलें इसमें आती रहेंगी। तो ये ऊपर से एक व्यू खींचा है मैंने कि हमने कैसे मॉड्यूल्स बनाने हैं, कैसे हमने फ़ोल्डर्स को स्ट्रक्चर करना है, कैसे कॉमन्स कंपोनेंट बनाने हैं। ये कॉमन कंपोनेंट जो हैं वो मॉड्यूल्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। लेट्स सपोज़ लैंडिंग में हमें फीचर आइटम चाहिए, तो हम इम्पोर्ट करेंगे लैंडिंग पेज में फीचर आइटम को और इसको वहाँ पे कॉल कर देंगे। सही है? तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स को। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मैसेज कर दें। हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमने बूटस्ट्रैप को और इस मटीरियल आईसीएसएस को अपने रिएक्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप इनका इस्तेमाल करते हुए अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर सको। ये जो हमने अभी असाइनमेंट करनी है।
थैंक यू। मल्टीपल पेजेस आपने बनाने नहीं है, लेकिन ये मैंने कंसेप्ट दे दिया डेफिनेटली। आगे अब हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में शायद मल्टीपल पेजेस का कंसेप्ट भी सीख लें, फिर आप सारी साइट्स को कंप्लीट करोगे। जी, प्रॉब में आप जितना मर्जी डाटा भेज दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें एक बना लेना चाहिए, सॉरी, कंपोनेंट कांस्टेंट के अंदर। यहाँ पे लेट्स सपोज आप फीचर्स बनाना चाह रहे हो, तो फीचर का डाटा हम यहाँ पे बनाएंगे जो वहाँ पे है। उसका डाटा हम बनाएंगे फीचर डाटा डॉट जेएस। सही है, ये कांस्टेंट डाटा होगा। क्या डाटा है ये हम क्विकली यहाँ से बना लेते हैं इसको, ताकि हम उसको कंपोनेंट में इस्तेमाल कर सकें। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और आइकन है। तो हम कांस्टेंट डाटा क्या क्या बनाएंगे, इसको फीचर डाटा कर सकते हैं। आइकन, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं तो हमें एरे बनानी चाहिए, उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आइकन है, यहाँ पे आप आइकन फाइल का जो भी आइकन होगा इंपोर्ट करके आप यहाँ पे लगाओगे। फिर टाइटल है, टाइटल को ऐसे रख दो। फिर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम ये कॉपी कर लेते हैं क्विकली, ये डिस्क्रिप्शन। आइकन आप इमेज डाउनलोड करके वहां से यहाँ पे आइकन लगा दोगे। अगर आपने ऑनलाइन लिंक लगाना है, वो लिंक यहाँ पे सेव कर दोगे। अब इसी चीज को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर दोगे एरे के अंदर, तो ये आपका एक स्टैटिक जेसन डाटा बन जाएगा। सही है, तो इसको हम अब किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने एक फीचर कंपोनेंट बना लिया था और उस फीचर कंपोनेंट को आप कोई डाटा पास करना चाह रहे हो, तो अब ये पर्टिकुलर डाटा आप उस फीचर कंपोनेंट को पास कर सकते हो, ताकि वो इसको यूज कर सके। कैसे करना है ये भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ इस मॉड्यूल में। ये आई गेस हमें लैंडिंग पेज में लगाना है मॉड्यूल फीचर्स का, और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जल्दी से। लैंडिंग पेज, ये कुछ इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। लैंडिंग पेज, ओके, और ये कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, उस डिव रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे रूट पे। सही है, ये एक लैंडिंग पेज मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसी तरह हमने फीचर आइटम के अंदर भी एक कंपोनेंट बनाना था, यहाँ पे इसका नाम फीचर आइटम कर देता हूँ और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सही है, अब डेफिनेटली आप इसको डिजाइन करोगे। अभी के लिए मैं क्विकली कर देता हूँ, यहाँ पे 3 पैराग्राफ बना देता हूँ। अच्छा, ये 3 पैराग्राफ मैंने बना दिए। यहाँ पे आइकन आएगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको ये नहीं सिखा रहा डिजाइन कैसे करना है, वो आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं। वो आपने खुद से करना है कि कैसे करना है, इसको ग्रिड बनाना है, क्या करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी लॉजिक क्या बनेगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी। सही है, ये मैंने कंपोनेंट बना दिया क्विकली। अब जब मैं लैंडिंग पेज में आऊंगा, तो डेफिनेटली लैंडिंग पेज पे मैं पहले ये वाला कंपोनेंट डिजाइन करूंगा, उसको कॉल कर दूंगा यहाँ पे। देन मैं ये वाला कंपोनेंट कॉल करूंगा, उसको भी कर दूंगा यहाँ पे। एक हेडर में हम अगर बनाएं कुछ हेडर, ठीक है, और मैंने इस हेडर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और इसमें ये मैंने लिख दिया। ओके, ये हेडर बन गया हमारे पास। वीडियो इधर आइकन शाइकन लगाओगे आप, इसको प्रॉपर बनाओगे ना थोड़ा सा। फिर यहाँ पे एक और सेक्शन है, ये स्लाइडर वाला। स्लाइडर में स्लाइडर बनाओगे, फिर आप इन सबको इंपोर्ट करोगे यहाँ पे। लेट्स सपोज आपने हेडर लगाना है, तो हेडर को इंपोर्ट करोगे कहाँ से, हेडर में से। स्लाइडर लगाना है तो स्लाइडर को स्लाइडर से इंपोर्ट करोगे। इस हेडर को हम पहले लगा देंगे टॉप पे, फिर हम डेफिनेटली स्लाइडर लगाएंगे।
चूंकि हमारे पास अभी स्लाइडर नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लगा के कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हेडर हमने बना चुके हैं। अब स्लाइडर के बाद नीचे हमारे पास कंपोनेंट आएगा फीचर्स का। तो चूंकि हमने इस फीचर को कॉमन बनाया हुआ है तो हम इस फीचर आइटम को इंपोर्ट करेंगे कहाँ से। अ, ये है हमारे पास कॉमन कंपोनेंट में और ये है फीचर आइटम में। तो इस फीचर आइटम को मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। इसको मैं एक दफ़ा कॉल करूँगा डेफिनेटली ये वन टाइम चलेगा, और अगर मैं इसको दो दफ़ा कॉल कर दूंगा तो ये दो दफ़ा चलेगा, चार दफ़ा कॉल कर दूंगा ये चार दफ़ा चलेगा, जितनी दफ़ा करूंगा ये उतनी बार दफ़ा चलेगा और ये सारा सेम सिंटैक्स रहेगा इसके अंदर। ये पर्टिकुलर आइटम बन गई है। डेफिनेटली इसके ऊपर मुझे ग्रिड श्रिड बनाना है, यहाँ पे एक डिव लगा के इसको ड्रॉ कॉलम देना है। उसके अंदर जहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी बनने वाली, वहाँ पे मैं ये आइटम कॉल कर दूंगा। सही है। अब इसको डाटा पास करना है हमें ताकि ये हर दफ़ा डिफरेंट डाटा दे। वो कैसे करना है, मैं क्विकली आता हूँ और इस पेज के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ इंपोर्ट करके लैंडिंग पेज को, क्योंकि वो सबसे पहले कॉल होगा। हाँ सॉरी, आगे जाना है हमें यहाँ से मॉड्यूल्स में, और उसमें हमें जाना है लैंडिंग पेज में। वो इंडेक्स फाइल हमें रखने का फ़ायदा ये है कि हम सिर्फ मॉड्यूल तक नाम बताएंगे, बाकी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है इंडेक्स फाइल को। हाँ, यहाँ पे हमने इस लैंडिंग पेज को कॉल कर दिया। सही है। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि हमने पूरा का पूरा रिएक्ट ही अपलोड कर दिया वहाँ पे। खैर अब लोग उसमें से फिर अब ढूंढ लीजिएगा किधर है वो। रिएक्ट में हमें जाना, ये यहाँ पे अपलोड हो गए हैं, ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, खैर खाई और ये सारी चीज़ें। हाँ, इसके ऊपर हम पहले CMD ओपन करेंगे। हाँ, इसको स्टार्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। अभी मैं दिखाने लगा हूँ कि आप डाटा जो है वो डायनामिक बना के लूप कैसे लगाएंगे। वही कंसेप्ट चूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम प्रोप का यूज़ किया था। मीनवाइल ये स्टार्ट हो रहा है तो हम डाटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नहीं करना हमें, हमें डाटा इंपोर्ट करना है लैंडिंग पेज पे, क्योंकि हम वहाँ पे लूप लगाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, फीचर के अंदर अब हम आके देखते हैं कि हमने उसको एक्सपोर्ट किया है या नहीं। कांस्टेंट में फीचर डाटा का जो हमने बनाया था, हाँ उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, और इसको हमें यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिया। अभी ये डाटा आ रहा है हमारे पास। सही है। अब इस डाटा के ऊपर हम यहाँ पे इसको लूप करेंगे। लूप कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो हम ये काम करेंगे। अब ये एरे है, हमें पता है एरे पे एक हम मैप चला सकते हैं, और मैप जो है हमें वन बाय वन एक एक आइटम देता है यहाँ पे, और उस आइटम के अंदर हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। अभी हम एक कंपोनेंट यहाँ से रिटर्न करेंगे और उसको डाटा के प्रॉब में वो आइटम पास कर सकते हैं। सही। ये हमने एक छोटा सा जो है चीज़ चलाई है। अभी आप देखें ये मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे कॉल हो गया। आइकन्स आइकन 3 दफ़ा कॉल हो गए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये लूप लगा दिया 3 टाइम। अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो ये नहीं कॉल होगा। लूप लगा दिया है तो ये कॉल हो रहा है, अभी नहीं आ रहा है।
अच्छा, अभी ये लूप लग गया है, फीचर आइटम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि प्रॉप्स मिलती हैं हमें, और उस प्रॉप्स में हमें डाटा मिलेगा, और यहाँ पे प्रॉप डॉट डाटा डॉट आइकन आएगा जो भी उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉप डॉट डाटा डॉट टाइटल आएगा, और यहाँ पे पोस्ट डॉट डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये जो डिस्क्रिप्शन हमें वहाँ से रखी थी वो आगे यहाँ पे चल रही है, जो प्रॉप हमने पास किया था ये वही कंसेप्ट है जो लास्ट टाइम हम प्रॉप का सीख चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम एक आइटम बना के उसको डाटा पास करेंगे, उसको रीयूजेबल बनाएंगे मल्टीपल प्लेसेस से, वो एक जगह हम कॉल कर सकते हैं, वो उसी तरह से चलता रहेगा हमारे केस में। मेक सेंस। देन हमें आगे क्या करना है कि ये सारा हमने करके देख लिया। अब हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि कैसे इसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप और वो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल होती है। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करेंगे तो वो बूटस्ट्रैप हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा। इसी तरह मटेरियल सीएसएस करनी है तो npm इंस्टॉल, अगर आपको नाम नहीं आता उसका कि मटेरियल सीएसएस का नाम क्या है, तो आप उसकी पहले साइट पे आओगे। साइट पे आके उसकी जो npm की गेटिंग स्टार्टेड है उसमें चले जाओगे, एंड देन यहाँ से ये इसने npm रखा हुआ है कि आपने npm पे इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दोगे। सही है। ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे मटेरियल सीएसएस हमने लगा दिया, ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ये इंस्टॉल होगी तो हमें ये नोड मॉड्यूल के अंदर नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे इसके अंदर ये हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये चीज़ हम ऑलरेडी एक क्लास के अंदर देख चुके हैं कि npm कैसे काम करता है और उसके पैकेजेस कैसे इंस्टॉल होते हैं, और फिर उनको हम वो हमें नोड मॉड्यूल में मिलते हैं और फिर हम उसको किसी भी पेज में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली हम चाहेंगे कि जो हमारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है वो हर जगह सीएसएस, क्योंकि उसकी सीएसएस सेम रहती है और वो ग्लोबल सीएसएस है, वो हर जगह इस्तेमाल ना हो। देखो, सबसे रूट पे जो कंपोनेंट चलता है वो इंडेक्स चलता है, उसके नीचे ऐप चलता है और उसके नीचे बाकी सारे चलना शुरू होते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी लाइब्रेरी है या वो इंडेक्स में इम्पोर्ट हो या अबाउट में इम्पोर्ट हो। बाकी सारी फ़ाइलों में वो ऑटोमैटिकली मिल जाएगी क्योंकि सारे कंपोनेंट इसके अंदर कॉल होंगे। सही है? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को हम कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप भी आया नहीं होगा, वो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही आएगा वो हम वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, जब ये इम्पोर्ट हो जाएगी, अब बाकी नेस्टिंग कंपोनेंट के अंदर आप लेट्स सपोज कि आपने कॉमन कंपोनेंट के अंदर आपने डिज़ाइन बनाना है, फ्यूटर में बनाना है, चूँकि ये सारे कंपोनेंट एविडोट.जेएस में कॉल होंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमैटिकली वो सारे कंपोनेंट के अंदर सीएसएस इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे कर दें या आप जो है मेन इंडेक्स डॉट जेएस में कर दें, तो नेस्टिंग जितने भी कंपोनेंट वहाँ पे बूटस्ट्रैप आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। या आप जो है देख रहे हो मटेरियलाइज सीएसएस, उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, उसको भी यहाँ रूट पे कर दो, बाकी सारी फाइलों पे उसकी क्लासेस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लास नेम आगे जो भी आप पहले रो क्लास या कंटेनर क्लास लगाते तो वो यहाँ पे लगनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या इंस्टॉल होने लग गया है? बूटस्ट्रैप। हाँ, तो ज़मीन वाली इंस्टॉल होता है यहाँ पे। जो नोड मॉड्यूल से आपने इंपोर्ट बनाना होता है
उसको आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है ऐसे, मतलब नोड मॉड्यूल में जाके और समथिंग। अगर आप इसके सामने डॉट डॉट नहीं लगाते, जैसे ये हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से, हम कल लास्ट टाइम रिएक्ट से कुछ हुक्स इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे इंपोर्ट यूज स्टेट, ये हमने किया था रिएक्ट में से, सही है। अगर आपको याद हो तो हमने इसको ये नहीं बताया था कि तुमने नोड मॉड्यूल के अंदर जाके देखना है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे ये इस तरह की चीज नहीं लगाते तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये पर्टिकुलर फोल्डर मुझे नोड मॉड्यूल से ढूंढना है, सही है। तो चूंकि हमें बूटस्ट्रैप नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट करनी है, तो हम उसको बता देते होते हैं कि ये तुम यहाँ से इंपोर्ट करना, सही है। तो उसका जो भी पाथ होता है, हमारा CSS का फोल्डर होता है, देन उसके अंदर बूटस्ट्रैप और min डॉट CSS जो होती है, वो हम ऐसे लगा सकते हैं। गॉट इट। CSS ऐसे इंपोर्ट करते हैं, तो हमने उसका पाथ बता दिया। सामने डॉट डॉट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डॉट डॉट यानी कि रिलेटिव पाथ ना दो, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर देता है कि मुझे फाइल को कहाँ से ढूंढना है। वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि मुझे जो है ये फाइल नोड मॉड्यूल से ढूंढनी है, सही है। इफ import does not contain relative path syntax, will auto find the folder from node module। ये मैंने लिख दिया है आपके पास, ताकि आपके पास ये रेफरेंस रहे। ओके, दैट्स फाइन। हाँ हाँ हाँ, ये पता नहीं क्या डाउनलोड करने लग गया है, अजीब है, बट लेट्स सी। ये हो गया, क्योंकि अभी उसके अंदर नोड मॉड्यूल नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है। जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा, ये एरर खत्म हो जाएगा हमारे केस में। देन अभी के लिए यहाँ पे अगर आपने मटेरियलाइज करनी है, तो आप इसी को मतलब कॉपी पेस्ट कर दो, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे डेफिनेटली मटेरियलाइज का आपको पाथ देखना पड़ेगा कि कैसे उसका पाथ है और क्या फाइल है उसकी, उसको आप ऐसे इंपोर्ट कर दो, राइट। तो इस तरह आपके पास बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल होगी, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी बनाना आ गया, आपको जो है सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं। इस सारे सेटअप को इस्तेमाल करते हुए आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे कि अंडरस्टैंड कर लोगे कि कैसे हम एक पूरा वेब पेज डिज़ाइन करेंगे रिएक्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कराने का मकसद ये है कि आपने इस वीक में असाइनमेंट को लाजमी बनाना है। इसमें जो बंदा असाइनमेंट नहीं बनाएगा, उसको हम क्विज का भी वेट नहीं करेंगे, उसको पहले ही हम जो है फारग कर देंगे कोर्स से। उसकी रीज़न ये है कि भाई अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, तो आपने जो आप पीछे 4 माह 5 माह लगाए हैं वो वेस्ट हैं, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो मार्केट में यूज़ ही नहीं करते और उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो आपको ये चीज़ें सीखनी ही हैं जो भी है। तो ये सारा फोर्स करने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को सीखो। मैं क्या करता हूँ कि गिटहब पे जो हमने मिस्टेक की है, या तो सारी चीज़ें इसी के अंदर चले जाएं तो बेटर है। फोल्डर इसमें है, उसी में कमिट कर देते हैं हम ये भी। ट्रैक कंटेंट, हो make a new repo and save the file there। Need to make it public।
पहल। अच्छा, ये बन गई है रेपो। देन हम क्विकली क्या करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं और गेट इनिट करते हैं, ऐड करते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर पुश कर दी हैं ताकि आप लोगों को रेफरेंस रहे। अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो वो कर लें, देन फिर हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट अपने कंसेप्ट की तरफ मूव होते हैं। असाइनमेंट का आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया हो गया है। मैंने सैम्पल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी बना के रख दिया है, कैसे चीज़ें यूज़ करनी है उनका भी बता दिया है। अब आप लोग इसको ट्राई करेंगे, देन असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो क्विकली करें, देन हम स्टार्ट कर सकें आगे। क्विज जो है, अभी आपका कोई रिएक्ट का क्विज नहीं है। वो क्विज जब भी होगा आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। अभी के लिए आपने क्या करना है कि असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में सबमिट करनी है। वो जो उसका लिंक मैं भेज दूंगा, जिधर आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। करना क्या है वो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया अभी तक। ये आपने कंप्लीट करनी है। क्विज जब भी होगा रिएक्ट का, उसके लिए मैंने बुक आपको दे दी है, उसके अंदर से होगा। और वो अभी नहीं होगा, जब रिएक्ट सारी कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्ट का सिर्फ एक ही क्विज होगा। अब जितनी भी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे उनका सिर्फ ओनली वन क्विज होगा। एक रिएक्ट का, एक नोड का, एक फायरबेस का, एंड सो ऑन। तो आपने उस तरह से प्रिपेयर रहना है। वो अभी कोई नहीं है क्विज नियर। 2-3 वीक तक, जब तक रिएक्ट खत्म नहीं होती, जैसे खत्म होती है फिर क्विज होगा इसका। किस तरह कराना है वो हमने करके देखा है ना। जैसे फीचर आइटम को किया, फिर उस मॉड्यूल को हमने एप्रोड.जेएस में कॉल किया। अगर आप कह रहे हो कि पेजेस को कैसे, मॉड्यूल्स को एक दूसरे से ऊपर नेविगेशन कैसे बनानी है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करना है, उसके लिए राउटिंग होती है, उसका कंसेप्ट है, उसको हम सीखेंगे। लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। वो हम कल शायद कर लें या परसों कर लें, सॉरी नेक्स्ट वीक कर लें। तो फिर आप मल्टीपल पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो राउटिंग यूज़ करते हुए। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई आइडिया है या कोई चीज़ समझ नहीं आई वो पूछ लें। अदरवाइज़ फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे अपने।
इसके अंदर शायद हम बना रहे थे, तो इसके अंदर भी हम रख सकते थे वैसे। ये जो हमने लेटर से सबमिट किया है, इसको इसके अंदर रख के भी पुश किया जा सकता है, ताकि आप लोगों के पास रेफरेंस रहे। एक काम करते हैं कि ये उधर भी पुश हो गया, इसको उधर भी रख देते हैं। यहाँ पे एक नई बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक रेपो बना लेंगे एंड उसको यूज़ करेंगे। ये क्लासेस वाइज ना, आज मेरे ख्याल से तीसरी क्लास है, तो हम एक और फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, क्लास 03। हाँ यार, रिएक्ट से एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फिर रिएक्ट ऐप क्लास 03, ठीक है आज की, ताकि क्लास इसके अंदर हो जाए। और हम इसको शायद हमने गिट पे रखा है या नहीं रखा, इसको हम देख लेते हैं और इसको गिट पे रख लेते हैं लर्न रिएक्ट करके, ताकि आपके पास रेफरेंस रहेगा उसका। ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर के नाम से मेरे ख्याल से आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे लर्न रिएक्ट पब्लिक, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और हम्म, मैं आपके लिए जस्ट ये रख रहा हूँ एक फोल्डर, जैसे हमने आई थिंक लर्न जावास्क्रिप्ट करके बनाई थी, उसमें सारी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं, इसमें लर्न रिएक्ट करके बना लेते हैं और इसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएं, तो वो ज़्यादा फायदा है। हम्म, you have still have something in this folder.
डिलीट तो किया है इसको, ऑल फाइन आई गेस। तो ये अब हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है यहाँ पे लर्न रिएक्ट करके। तो उसमें क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरह करके रेफरेंस बनते जाएंगे ताकि हमारे लिए आसान हो सीखना सब कुछ। जितनी भी क्लासेस हैं वो इस तरह से हम बनाते जाएंगे इसके अंदर। आज हम जो चीज़ कवर करेंगे उस टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। लेट्स सी कि किसी को क्वेश्चन है वो कर लें एक दफ़ा। अभी के लिए सिर्फ होम पेज बनाना है। ऑल गुड हो गया सर। इंडेक्स फाइल में हर फोल्डर में बनाने से कन्फ्यूजन होगी, कौन सी फाइल ओपन है। कह सकते हैं कुछ लोग नहीं बनाते इंडेक्स फाइल प्रॉपर उसी फोल्डर के नाम से बनाते हैं। तो एक इंपोर्ट के अंदर जस्ट इसका फ़ायदा है इंडेक्स बनाने का कि आपको नेस्टिंग में नहीं जाना पड़ता। आप सिर्फ फोल्डर का नाम बताओ तो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। बेटर है कि हम मतलब फाइल जब बनाएं तो प्रॉपर बना लें उसके नाम से, वो भी चीज़ टेक्निक अच्छी है। इंडेक्स भी बना लें फिर भी ठीक है। तो दोनों चलती हैं मार्केट के अंदर। कुछ लोग इंडेक्स फाइल बनाना पसंद करते हैं चूँकि इंपोर्ट शॉर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको फोल्डर इक्वल आगे आपको उसका नाम भी बताना पड़ेगा फाइल का। सॉरी। हाँ, अच्छा जी। आज हम जो चीज़ शुरू करेंगे, लास्ट टाइम हमने स्टेट को पढ़ना शुरू किया था, हम उसको रिवाइज करेंगे आज और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। और फॉर्म से डाटा कैसे लेना है, जैसे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें हम आज कवर कर लेंगे और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने काउंटर ऐप बनाया था कि कैसे काउंटर को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। आई होप कि आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया होगा। आज हम अपनी उसी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद जो है सेटअप बनाएँगे। मैं क्विकली कंपोनेंट्स करके बना लेता हूँ, या रूट पे कर लेते हैं जैसे हमें स्टेट को अंडरस्टैंड करना है। जो भी हम रूट पे कर रहे होंगे आपने अंडरस्टैंड रखना है कि ये हम नेस्टिंग कंपोनेंट के अंदर जाके करेंगे। सही। हाँ, हाँ, इसको हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि अगर एक कंपोनेंट है, अगर उसने अपना डाटा सेव करना है तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि या तो हम वेरिएबल बना के डाटा सेव करें या हम स्टेट बना के डाटा सेव करें। वेरिएबल बना के डाटा सेव करते हैं तो उसका फ़ायदा, उसका एक नुकसान होता है कि हम वो पर्टिकुलर वेरिएबल चेंज होने पे रिटर्न को दोबारा नहीं चला सकते। ये रिएक्ट हमें एक फैसिलिटी देता है। अगर आपने किसी कंपोनेंट का रिटर्न दोबारा चलाना है तो आपका उस केस के अंदर स्टेट चेंज होना लाजमी होती है। तो उसके लिए रिएक्ट की स्टेट हम बनाते हैं। वो स्टेट कैसे बनती है वो हमने लास्ट टाइम बनाना सीखना शुरू की थी कि हम यूज स्टेट करके एक हमारे पास हुक है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये हमें रिएक्ट से मिलती है। हाँ, इसका इस्तेमाल आसान है। लेट्स सपोज़ जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है काउंट का, तो हम नॉर्मली काउंट का वेरिएबल ऐसे बनाएँगे 0, सही है? अब ये वेरिएबल अगर मैं इसकी वैल्यू को नीचे काउंट 2 कर दूँ, तो इससे ये पर्टिकुलर रिटर्न से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर मैं 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, ये पर्टिकुलर रिटर्न जो है वो दोबारा-दोबारा नहीं चलता। लेकिन इसी तरह अगर मैं इस वेरिएबल को एक पावरफुल वेरिएबल बना दूँ, एक रिजेक्ट का वेरिएबल बना दूँ, सादा जावास्क्रिप्ट वाला वेरिएबल ना बनाऊँ, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जब भी ये पर्टिकुलर वेरिएबल अपडेट होगा तो मेरी ऑटोमैटिकली जो है ये पर्टिकुलर रेंडर जो है दोबारा चलेगा। सही है? तो इसके लिए हमने सीखा था कि हमारे पास जो है हुक है यूज़ स्टेट की और उसके अंदर हम कोई इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे हम उस 2 चीज़ें होती हैं
कि वो पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट कैसे करनी। जैसे वेरिएबल को अपडेट कैसे करना होता है, हम वेरिएबल को अपडेट करने के लिए नॉर्मली उसकी वैल्यू इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लिख देते होते हैं, ऐसे करते हैं ना वेरिएबल अपडेट, कोई भी वेरिएबल अपडेट करना हो। लेकिन रिएक्ट का जो पावरफुल वेरिएबल बनाएंगे हम काउंट, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, सही है। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि काउंट इक्वल टू काउंट समथिंग और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी स्टेट, ऐसे नहीं होता, सही। तो हमें इसको करने के लिए रिएक्ट का एक बनाना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू, जो अगर पास करनी है तो वो हमें इस वाले फंक्शन के अंदर देनी है जब हम वो पर्टिकुलर पावरफुल वेरिएबल बना रहे हैं, सही है। नॉर्मल वेरिएबल क्यों नहीं बनाना, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिटर्न दोबारा नहीं चलता। इस पर्टिकुलर रिटर्न को दोबारा चलाने के लिए हमें एक पावरफुल वेरिएबल बनाना है। होगा ये वेरिएबल ही, जैसे कांस्टेंट से बनाया आप बार से बना लो, होगा ये एक वेरिएबल ही। आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हो, सही है। अगर आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का, उस कंपोनेंट के अंदर जो डाटा यूज होगा उसके लिए हम एक स्टेट का वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमें एक रिएक्ट कंसेप्ट देता है। अ, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कॉमा है और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट कर सकता है, और यहाँ पे एक वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू आई है, सही है। लाइक सेट काउंट को हम एक फंक्शन है जो कि हम इसे कॉल कर सकते हैं और एक नई वैल्यू दे सकते हैं। जो भी आप नई वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली इस काउंट के अंदर जाके उसको सेव कर देगा, सही है। नॉर्मली हम ऐसे अपडेट करते थे वेरिएबल, यहाँ पे हम वेरिएबल को ऐसे अपडेट करेंगे। गॉट इट, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है, आई होप सो। अब हमने अगला स्टेप ये लेना है कि हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो करने के लिए हम नॉर्मल, हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि हम कोई भी पी टैग बना सकते हैं एंड देन उसके अंदर उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे काउंट, सही है। और यहाँ पे हम काउंट डाल सकते हैं, तो जो भी इसके अंदर होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ स्क्रीन में नज़र आएगा। और ये जो सेट काउंट है, किसी ऑन क्लिक पे या किसी भी जगह पे आप इसको कॉल करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। ये तो हर लास्ट टाइम की डिस्कशन थी जो हमने लास्ट टाइम कवर अप किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म हैंडलिंग, के रिएक्ट के अंदर फॉर्म की हैंडलिंग कैसे होती है, और डाटा मैपिंग। ये दो हमारे कंसेप्ट हैं आज, कि हमने डाटा मैपिंग कैसे करनी है और हैंडलिंग कैसे करनी है। डाटा मैपिंग मैपिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डाटा है काफ़ी ज़्यादा, और उसको हम लूप कैसे करेंगे रिएक्ट के अंदर। लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स का डाटा है। अब वो स्टूडेंट का डाटा हम कैसे यहाँ पे मल्टीपल जगह पे लूप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट के डाटा के लिए एक मल्टीपल वो बना लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले रिएक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसान हो करना। इसमें क्या आ सकता है जी, स्टूडेंट नेम आ सकता है, क्योंकि ये डायनामिक आएगा इसलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ। स्टूडेंट रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट क्लास आएगी, और स्टूडेंट बैच आएगा, सही है। इतना काफ़ी है। और एक यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने के लिए एचआर का टैग लगा देते हैं ताकि पता लगे कि नेक्स्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एचआर ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, बल्कि एक ही बहुत है। यहाँ पे हमें एक हेडिंग लगानी चाहिए अभी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हम दिखाने लगे हैं अब यहाँ पे। अच्छा जी, ये नॉर्मली यहाँ पे आप कोई टेबल या कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन करोगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो सिंपल मैंने इसको पी के पैराग्राफ टैग के अंदर इसको ऐसे डिज़ाइन कर दिया। नॉर्मली तो आप यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करोगे, वैसे अभी हम टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। टेबल रो आएगा, उसमें टेबल हेडिंग आएगी, 4 है हमारे पास, एक में नेम कर देते हैं,
दूसरे में रोल नंबर कर, चूंकि ज़्यादा है ना तो इसलिए मैंने एक टेबल बना ली है ताकि वो स्ट्रक्चर डाटा नज़र आए हमें। ओके, और ये सारा जो है यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ऑल फाइन। अब एक टेबल रो ये हो गई। अब एक और टेबल रो हमें बनानी चाहिए टेबल डाटा करके, सॉरी, टेबल रो और उसके अंदर हमें टीडी बनाना है ताकि ये बोल्ड ना हो हमारे केस में। यहाँ पे हमें कोई भी नाम, अभी मैं नवीद लिख रहा हूँ, रोल नंबर समथिंग, क्लास, बैच रानी, वेब एंड मोबाइल, और यहाँ पे आएगा बैच 3। ओके, अच्छा जी, ये नॉर्मली हम क्या करते हैं जी, अब ये सारी टर्मिनेट कर देते हैं और क्लास 3 के अंदर आके एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को जहाँ से समझ ना आए आप लोग साथ साथ पूछ लीजिएगा उसको। अच्छा जी, ये टेबल हम लास्ट टाइम हमें आता है इसको बनाना, जैसे हम आइडिया ले रहे हैं कि ये कैसे जो है बिल्डअप होगा, जैसे सर्वर चलता है तो ये टेबल यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट बैच, एवरीथिंग, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। सही है। अब मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली मुझे इनको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इन रोज़ को मल्टीपल टाइम, तो फिर मेरा टेबल जो है यहाँ पे बनता जाएगा। नवीद आ रहा है, ये सारे रोल नंबर आ रहे हैं, लेकिन इनका डाटा भी हमें चेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेदर देन के ये बनाएं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं कि हार्ड कोड करें डाटा को, इसको हम डायनामिक स्टेट बनाएंगे। सही है। स्टेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट्स की एरे बनाते हैं और सेट स्टूडेंट्स करने के लिए यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं और यूज स्टेट बनाते हैं और उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा को सेव करेंगे और उसमें हमें क्या क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका हर रोल नंबर चाहिए, क्लास चाहिए और बैच। नेम इक्वल टू नवीद, बैच क्या होगा यहाँ पे मेरा बैच 3, और हमें चाहिए रोल नंबर समथिंग, और हमें चाहिए यहाँ पे क्लास, क्लास ही है, ये होगी वेब एंड मोबाइल। ओके, इसको मल्टीपल करना है तो इसको मल्टीपल जगह पे कॉपी पेस्ट कर दो। हम्म, ओके, और इसका नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर दो, उसका जो है जो भी अपने हिसाब से आपको डाटा सूटेबल लगता है। ये जैसे हम डायनामिक डाटा बना रहे हैं जेसन डाटा फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक रे बनाई है और उसको हमने स्टेट को पास कर दिया है। तो अगर मैं इस स्टूडेंट्स को लॉग कराता हूँ यहाँ पे, जब हम स्टेट बनाते हैं उसके ये इस ब्रैकेट यूज स्टेट की ब्रैकेट्स के अंदर हम निश्चित स्टेट देते हैं, तो वो जो भी स्टेट आप दोगे वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिक फर्स्ट जो पैरामीटर है उसके अंदर आगे बैठेगी। सेकंड पैरामीटर यूज होता है उस पर स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो ये जो स्टेट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको हम यहाँ पे लॉग करते हैं।
हाँ, लॉक करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स जो हैं वो नज़र आने चाहिए। ये रे 4 बन गई, 0 नंबर पे नवीद आ रहा है, फिर इतनान आ रहा है, फिर आसिफ आ रहा है, मनान आ रहा है। ये सारी यहाँ पे स्टेट्स हमारे पास ऑटोमेटिकली फैच होके आ रही। गॉट इट। अब हमने इन स्टेट्स का इस्तेमाल करना है। स्टेट को यूज़ करने के लिए अब ये रोज़ के ऊपर हमें लूप करना है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लूप, डिफरेंट लूप पढ़े हैं। इस काम के लिए हमने चूंकि एक अरे के ऊपर लूप चलाना है, फॉर ईच वगैरह यूज़ हो सकता है या मैप यूज़ हो सकता है। तो हम जो लूप इस्तेमाल करेंगे वो मैप होगा। डेफिनेटली लूप जो है इस रो पे लगना चाहिए ताकि ये हेडिंग जो है वो फिक्स रहनी चाहिए ऊपर। तो लूप लगाने के लिए हमने पहले भी देखा है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। मेरे पास जो है डाटा स्टूडेंट्स के अंदर है। मैप का फंक्शन आपको पता है रे पे चलता है। और यहाँ पे हमें एक रे हमने सेव की है, यहाँ पे अरे सेव की है। उस अरे के ऊपर हम मैप का फंक्शन चला सकते हैं। ये मैप लग गया। अब मैप हमने देखा था कि एक एरो फंक्शन एक हमसे फंक्शन लेता है पैरामीटर में, कॉल बैक फंक्शन जिसको बोलते हैं। ये जो कॉल बैक फंक्शंस है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक एक आइटम मिलेगी, एक एक स्टूडेंट मिलेगा। सही है। और ये जो चीज़ है ये हम यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे। गाड़ी थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने फॉर्मेट कर लिया इसको। और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो मुझे मिलेगा उसके अंदर स्टूडेंट का जो है नाम होगा। और इसी तरह स्टूडेंट का दूसरे नंबर पे क्या है, रोल नंबर, रोल होगा। तीसरे नंबर पे क्लास होगी। चौथे नंबर पे बैच होगा। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी डाटा हमने वहाँ पे रखा था वो ऑटोमेटिकली मैप हो रहा है। सही है। इसको आप जितना डाटा बढ़ाते जाओगे मैप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। बढ़ गया। अब जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने नंबर इसका इंडेक्स भी साथ में प्रिंट कराना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एक यहाँ पे टी एच और बनाना चाहिए, उसमें नंबर लिख सकते हैं। दूसरे पैरामीटर में हमें इंडेक्स मिल जाता है। और या इस टीडी के अंदर एक और टीडी बना सकते हैं और उसके अंदर इनसे इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये 0 से ना शुरू हो, 1 से शुरू हो, तो आप इसमें 1 प्लस कर दो। आपकी मर्जी है, तो वो 1 प्लस करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह अगर आपके पास कोई डायनामिक डाटा है तो आप उस तरह इस तरह उसको लूप कर सकते हो यहाँ पे। सही है। और लूप करके डायनामिक बना सकते हो अपने कंटेंट को। तो हमने अब एक स्टूडेंट्स को इस तरह से स्टूडेंट डाटा को लिया और इसको मैप कर लिया यहाँ पे। अब अगली हमारा केस ये है कि अगर हम इन स्टूडेंट डाटा के अंदर न्यू स्टूडेंट डालना चाहते हैं। एक तरीका क्या है, ये तो इनिशियल में हमने डाल दिए ना, एक दफ़ा डाल दिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फॉर्म बनाओ और उस फॉर्म पे जैसे आप कोई चीज़ ऐड करो तो वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए इस लिस्ट के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे उसको हमें सीखना पड़ेगा फिर, कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कैसे हैपन होती है, ताकि वो इसके अंदर ऐड हो जाए और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाए उसकी वैल्यू को। सही है। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है फॉर्म हैंडलिंग की तरफ चलें कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है रिएक्ट के अंदर और उसका क्या इस्तेमाल है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं एंड सो ऑन।
कोई कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। हाँ, अभी हमने जो चीज़ लर्न की है उसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है स्टूडेंट्स का और उसको हम लूप करना चाहते हैं उस डाटा को, तो हमारे पास क्या वे है, उस वे को हमने सीखा है कि उसको मैप कैसे करना है। सही है, ये कोड कैसे चल रहा है। हमारे पास स्टूडेंट्स की रे है, ये मैप का मिक्सचर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमसे एक एरो फंक्शन लेता है, उसमें एक एक करके स्टूडेंट रिटर्न करता है। वो जैसे जैसे स्टूडेंट रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे मिलेगा इसके ब्रैकेट्स के अंदर, और उसको हमने यहाँ पे ऐसे रिटर्न करना है वन बाय वन। अब अगला चीज़ जो हम देखने लगे हैं कि हमने फॉर्म कैसे हैंडल करना है। सही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जेएस करते हैं और ये सारा कोड उधर मूव कर देते हैं ताकि आपके पास जो है वो रेफरेंस रहे। और यहाँ पे हम स्टूडेंट डॉट जेएस को मैप करते हैं या इधर कंपोनेंट बना लेते हैं। इधर कंपोनेंट बन गया एंड इस कंपोनेंट के अंदर हमने स्टूडेंट डॉट जेएस को रख लिया है ताकि आप लोगों के पास ये रेफरेंस सेव रहे। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि एक और कंपोनेंट बनाते हैं फॉर्म हैंडलिंग करके, कि फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं, डाटा यूज़र से कैसे लेना है रेक्ट के अंदर। सही है, उसके लिए हम इसको फॉर्म हैंडलिंग कर लेते हैं और इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। और डेफिनेटली अभी हमें टेबल नहीं चाहिए, अभी हमें यहाँ पे फॉर्म चाहिए और फॉर्म में भी इनपुट्स चाहिए। तो यहाँ से रिएक्ट कर लेते हैं ताकि हम क्विकली इनपुट्स बना सकते हैं। लाइक जी, इनपुट हमें चाहिए टाइप उसकी टेक्स्ट रखेंगे, प्लेस होल्डर रखेंगे हम उसका नेम, नेम रख देंगे नेम। और ये एक हमने बना लिया यहाँ पे, ये स्टेट हम यहाँ से उड़ा देते हैं सारी। अच्छा जी, डाटा रीड कैसे करना है रिएक्ट के अंदर, उसके लिए हम पहले एक स्टेट बनाएंगे, जितनी इनपुट्स हैं उतनी स्टेट्स बनाएंगे। वेरिएबल में भी रख सकते हैं लेकिन स्टेट में रखेंगे ताकि वो अपडेट हो तो हमें वैल्यू मिले। नेम है और उसको अपडेट करने के लिए सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, और उसके अंदर हम चूंकि इनिशियल वैल्यू इसकी स्ट्रिंग होगी तो एम्प्टी रख सकते हैं, आपने कोई वैल्यू देनी है तो वो दे सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पे इसके चेंज होने पे हम एक इवेंट लगाएंगे ऑन चेंज हैंडलर पे, अ, उसका नाम हम रखेंगे ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं आप कैसे करना चाह रहे हो। ऐसे फंक्शन बना सकते हो ऑन चेंज हैंडलर, या आप डायरेक्टली यहीं पे फंक्शन एरो बना लो और उसमें आपको इवेंट मिलेगा। उस इवेंट के अंदर आपको अगर वैल्यू उठानी है तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मिलेगी, तो हम सेट नेम के अंदर वो वैल्यू पास कर देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे
जो भी नाम हमें मिल रहा है उसको नीचे एक पी का बना के टैग नेम इज, और यहाँ पे हम वो नेम प्रिंट कर देते हैं। फॉर्म हैंडलिंग कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स फॉर्म हैंडलिंग डन। और ये सारा कोड चूंकि वहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स वाले कंपोनेंट में ये ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको रेफरेंस लेंगे। ओके, मैंने इसको कॉल कर दिया यहाँ से एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। अच्छा जी, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नवेद लिख रहा हूँ, या यहाँ पे मैं नवेद लिख रहा हूँ, मन्नान लिख रहा हूँ, आइटम लिख रहा हूँ, आसिफ लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो नेम इज़ के आगे प्रिंट होगा। जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो नेम इज़ के अंदर आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है? ये रियल टाइम पे अपडेट कैसे हो रहा है? हमने ऑन चेंज इवेंट के ऊपर उस वैल्यू को उठाया है, और वो जैसे वैल्यू चेंज होती है तो हमने जो फंक्शन इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट करने के लिए बनाया है उसका नाम सेट नेम है, और उस नेम को वो वैल्यू दे दी है, वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को अपडेट करके इस नेम के अंदर प्रिंट कर रहा है। वो नेम को हमने नीचे पी के अंदर प्रिंट किया। आप ना यहाँ पे प्रिंट करें, आप इसको जब अपने सर्वर पे रखना है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव करना है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पासवर्ड की फील्ड बनानी है तो आप उसका नाम जो है वो पासवर्ड रख सकते हो, और इसको सेट पासवर्ड रख दोगे यहाँ पे। इनिशियल वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरह आपने कोई फील्ड बनानी है, क्या कहते हैं, नेम है, पासवर्ड है। अगर स्टूडेंट को लें, स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी क्लास होगी, उसके लिए हम सेट क्लास की बना देते हैं। देन एस टी ओ, ठीक है, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है तो इसलिए वो नहीं करने दे रहा, मैंने उसके सामने स्टूडेंट लिख दिया। सही है। देन हम बैच था, उसका बैच का डाटा लेना चाह रहे हैं तो बैच बना देंगे यहाँ पे। इसी तरह अगर हम आप लेना चाह रहे हो, उस क्लास होगी, बैच होगी, रोल नंबर लेना चाह रहे हो तो इस तरह करके आप रोल नंबर का भी डाटा बना दोगे। ये सारे हमने यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन कर लिए। तो हम अब जब भी इनपुट चेंज होगा तो उसकी वैल्यू को सेव करेंगे स्टेट्स के अंदर। यहाँ पे हम पासवर्ड का इनपुट बनाते हैं, टाइप पासवर्ड, प्लेस ऑर्डर दे दो, देना है तो पासवर्ड। ऑन चेंज पे हमें इवेंट मिलेगा ऑन चेंज होने का, और उस इवेंट को हम सेट पासवर्ड करके हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रखेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास बैच है, ठीक है, उसकी टाइप भी टेक्स्ट होनी चाहिए। उसका प्लेस होल्डर हम बना सकते हैं इंटर योर बैच। उसका नेम जो है वो हम बैच रख सकते हैं। मेन चीज़ उसका ऑन चेंज इवेंट है, वो लगाना है अगर हमें तो एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे।
इवेंट के अंदर सेट बैच और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर हमें जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप जो है बैच है क्लास सेव करना चाहते हो तो सेट स्टूडियो सेट क्लास था आई गेस, वो हो जाएगा। इसी तरह आप रोल नंबर करना चाहते हो, रोल नंबर की फील्ड बना लो और रोल नंबर हो जाएगा। सही है। तो इस तरह करके आप डिफरेंट यहाँ पे बना के उनकी स्टेट के अंदर सेव कर लेंगे। हाँ, अब ये फाइनल आप यहाँ पे रोल नंबर चीज़ें देख सकते हो कि चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही। जैसे क्लास इज एस टी ओ, रोल नंबर, रोल नंबर, उसके बाद बैच, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, ये लिखते हो इधर आएगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखते हो तो इधर आएगा। सही। तो जो भी आप चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हैपन हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब हमारी स्टेट अपडेट हो रही है, हमने अपने फंक्शन से अपने इनपुट से डाटा को हैंडल कर लिया है। इसको बोलते हैं फॉर्म हैंडलिंग या डाटा हैंडलिंग। डेफिनेटली ये यहाँ पे हमें ये डायरेक्टली वैल्यूज नहीं चाहिए, ये हमें एक ऐसे इवेंट पे चाहिए जैसे ही बटन पे सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो जो भी इनके अंदर वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएं, ताकि हम उसको कहीं सेव कर सकें और उसको किसी ऑब्जेक्ट में डाल सकें, सर्वर पे भेज सकें और सो व्हाट वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हम ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबमिट का बटन लगाएंगे, बटन सबमिट, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर उसके ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन बना लेंगे सबमिट हैंडलर का, और ये यहाँ पे बनेगा ऊपर कांस्टेंट सबमिट हैंडलर। यहाँ पे एरो फंक्शन बन जाएगा हमारे लिए। उस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हिट होगा हम अलर्ट लगा के देख लेते हैं कि चल रहा है, सबमिट तो चल रहा है, मतलब कोड हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज़ को एक ऑब्जेक्ट में डाल के डेफिनेटली लिस्ट में ऐड करना है, सर्वर पे भेजना है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एस टी ओ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंड ये लेट कर लें, लेट स्टूडेंट। स्टूडेंट बनाने के लिए उसका नेम होगा, उसका पासवर्ड है, उसका स्टूडेंट क्लास है, बैच है, रोल है, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। किसी को आपने जैसे स्टूडियो क्लास नहीं करनी, नॉर्मल क्लास करनी है कीवर्ड, तो आप उसको ऐसे बना सकते हो। इस तरह और कोई नाम चेंज करना है, इसका रोल नंबर से रोल नंबर करना है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। अगर आप नई ऑब्जेक्ट की वैल्यूज और की दोनों पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो इस वेरिएबल का नाम ही की बना देगा। सही है। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात है, इन दोनों में फ़र्क नहीं है। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाएगा और उसको हम यहाँ पे लॉक कराएंगे, स्टूडेंट इज, स्टूडेंट हम यहाँ पे लॉक करा लेंगे। सही है। यहाँ पे हम कोई वैल्यूज डालते हैं एंड सबमिट करते हैं, लॉग देखते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट। स्टूडेंट इज, जो भी आप वैल्यूज चेंज कर रहे हो वो आपको इसके अंदर मिल रही हैं। आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हो और दोबारा से सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको लेटेस्ट डाटा मिलेगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे नवीद लिख दिया और सबमिट पे क्लिक किया
तो आपको नवीद मिलेगा। यहाँ पे आपने जो है उमर लिख दिया, सबमिट किया तो उमर मिलेगा बैच में। यहाँ पे आपने इंटरव्यू क्लास वेब एंड मोबाइल लिखा और जैसे ही हिट एंटर किया तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर वेब एंड मोबाइल मिलेगी। सही है। इसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, कि आपने इनपुट से चीज़ों से डाटा को कैसे लेना है और सबमिट जब होगा तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है उस सारे डाटा का, अगर वो एक एंटिटी है, और उसको फिर हम किसी सर्वर पे और जो हमने लिस्ट बनाई थी स्टूडेंट मैपिंग की उसके अंदर उस सारी चीज़ों का फिर हम इस्तेमाल करते होते हैं। सही है। हाँ, ये सारा सिनेरियो है जो अभी तक हमने सीखा है। अब आप लोग मुझे एक दफ़ा बता दें कि क्या चीज़ आपको समझ आई है, क्या चीज़ नहीं समझ आई। अब अगला टारगेट आपका ये है कि हम एक टू डू ऐप बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि जितने भी टू डूज़ होंगे उसकी एक स्टेट बनाएंगे टू डूज़ की, और उसको उसका डाटा स्ट्रक्चर एक एरे होगा और उसके अंदर मल्टीपल टू डूज़ के ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसी तरह फिर आप उसके ऊपर एक फॉर्म बनाओगे जैसे हमने ये बनाया, और यहाँ पे ऐड टू डू करोगे। जैसे ही वैल्यूज़ उसके अंदर हों तो आपने इस फ़ॉर्मूले के थ्रू वो सारी वैल्यूज़ को गेट करना है, और गेट करने के बाद उसको एक ऑब्जेक्ट में रखना है। जैसा कि मैंने सबमिट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, और उसको फिर जो आपकी मेन, जैसे अभी हमारे केस में लेट्स सपोज़ जो इधर ग्लोबल स्टूडेंट्स बने होंगे, उस स्टूडेंट के अंदर आप इस ये पर्टिकुलर स्टूडेंट भी पुश कर दोगे। अरे के अंदर जब कोई चीज़ पुश करोगे तो ऑटोमैटिकली एक नया हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सारा सिनेरियो है कि हमने डाटा फार्म से कैसे रीड करना है, और फिर उस अगर हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ डाटा है उसको मैप कैसे करना है, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टारगेट है इस वीक, तो आप डिज़ाइनिंग पे काम करोगे, ये सारी जेंकिन की साइट को डिज़ाइन करोगे। नेक्स्ट वीक आप टू डू एप्लीकेशन बनाओगे। अगर इस वीक में आपको टाइम मिलता है आप स्टार्ट कर सकते हो उसके अंदर। और वो एक दफ़ा हमने जावास्क्रिप्ट के साथ टू डू एप्लीकेशन बनाई थी, इस दफ़ा आप हम रिएक्ट के साथ उसको डिज़ाइन करेंगे और सारे फीचर्स को देखेंगे। हाँ, आज का जो टारगेट है मैं ज़्यादा नहीं कवर करूँगा। 2 टारगेट्स हैं कि आपने इनपुट से वैल्यू को कैसे लेके यहाँ पे लॉग कैसे कराना है, ये चीज़ आपने सीखनी है। और दूसरा जो टारगेट है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है उस एरेज़ की फॉर्म में, और उसको लूप कैसे करना है, ये आपने 2 चीज़ काम करने हैं, और जो डिज़ाइनिंग का मैंने फ्लो बताया है वो करना है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, आई होप कि ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं हैं। ऑब्जेक्ट वही हैं जो हम पढ़ के आए हैं, एरेज़ वही हैं, मैप का मेथड वही है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे एक स्टेट का कांसेप्ट यहाँ पे नया है, या प्रॉप का कांसेप्ट हमने नया सीखा है, और डाटा को से वहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डाटा लेते थे नेम से। यहाँ पे ज़रा उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने चेंज किया है डाटा लेने का, उसको स्टेट में रख के ले रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेम हैं, उसमें कोई भी ख़ातर ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। सबमिट का फ़ंक्शन बनाते हैं, उस फ़ंक्शन में कुछ लॉजिक लिख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी काम कर चुके हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन होती है ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। आई विल बी देयर, कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की हेल्प की जा सके। और कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे पिंग कर दें। फिर जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। चलें, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।